हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सोशल स्कॉलर्स पर। पिछले वीडियोस में हमने बीए सिक्स सेमेस्टर का जो सब टॉपिक था इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, हमने उस टॉपिक को कवर किया। उसके 3 वीडियोस में हमने तीनों भागों को पढ़ा, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। अब नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसका प्रोविज़न क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उसके फंक्शंस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, फिर उसके हम फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया में आधे फीचर्स जो हैं वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो बाकी बचेंगे शेष वो पार्ट 2 में और उसके साथ हम चेंजिंग नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम करेंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो कर लें। तो आज के इस टॉपिक के साथ शुरू करते हैं साथ बनकर। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक स्टेट विद ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे हमारे दो तरह के हेड्स होते हैं। रियल हेड है, एक नॉमिनल हेड है। तो उस ऐसे सिस्टम में हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे ऑर्गेनाइज द पीपल एंड दे हेल्प फॉर्मिंग द पब्लिक ओपिनियन। लोगों को इकट्ठा करते हैं, पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में जो है वो मदद करते हैं। उसके बाद पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, सरकार चलाते हैं और लोगों और सरकारों के बीच में एज ए ब्रिज, एज ए लिंक जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज उसका काम करते हैं। अगर देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर बात करें तो दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर सिस्टम। दैट अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को जो है पावर के लिए एक दूसरे के साथ भिड़ती हैं, लड़ती मतलब इन द सेंस नॉट नॉट द फाइट बट compete विद ईच अदर्स। और उस कंपटीशन के दौरान वो कई तरह के परमुटेशन और कम्बिनेशंस और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं जस्ट टू आउट डू ईच अदर। और ये जो है वो ये मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे वेरियस क्लासेस आती हैं, कास्ट के लोग आते हैं, बहुत से ग्रुप्स के लोग इसका पार्ट होते हैं, जैसे लेबरर्स, पीजेंट्स, विमेन, दलित्स। आप देखेंगे हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत सारे वुमेन विंग अलग है, किसान जो विंग अलग होता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो ऐसे करके बहुत सारी जो है समाज के जितने भी हिस्से हैं उनको कवर करने की जो कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, उसके बारे में ये चर्चा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो मैकआइवर के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल्स। उसकी कोई आइडियोलॉजी होती है, एक प्रिंसिपल होते हैं और पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं which by constitutional means endeavors to make it to the determinant of the गवर्नमेंट। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो कोशिश करते हैं कि सरकार बना सकें। पॉलिटिकल पार्टी एक एसोसिएशन है जो एक कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, उन प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज़ को बनाते हुए, फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से कोशिश करते हैं कि वो सरकार में आ सकें। गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में दस बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु प्रोफेस टू शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज एंड हु बाय एक्टिंग एज ए पॉलिटिकल यूनिटी ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। वही बात सेम उन्होंने बोली है कि ये एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो किसी एक पर्टिकुलर तरह की विचारधारा रखते हैं, पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं और एक पॉलिटिकल यूनिटी बनाते हुए वो सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन दो डेफिनेशन से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड लाइक ए यूनिट, दोनों डेफिनेशंस में से निकल के आया कि एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट की तरह है, एक हिस्सा है। देन सेकेंडली अगर देखें तो यूनानिमस ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स, उनके कुछ पर्टिकुलर बेसिक आइडियोलॉजी, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। राइट। थर्ड अगर देखें तो फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, तो उनका जो पावर को कैप्चर करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से होगा, संवैधानिक तरीकों से होगा, असंवैधानिक तरीकों से नहीं होगा। उनका एक ऑब्जेक्टिव है, अगर चौथे नंबर पे बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना
एंड प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और जो 5वें नंबर पे आता है कि अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उनको प्रमोट करना, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर डॉक्टर फाइनर के शब्दों में देखें तो उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताया कि उन्होंने बोला कि विदाउट पार्टीज एन इलेक्टोरेट वुड बी आइदर इम्पोर्टेंट और डिस्ट्रक्टिव, एम्बार्किंग ऑन इम्पॉसिबल पॉलिसीज दैट वुड ओनली रैक द पॉलिटिकल मशीन्स। अगर पार्टीज ना हो, डॉक्टर फाइनर कहते हैं कि ये जो हमारे वोट डालने वाले लोग हैं वो या तो नपुंसक होंगे और या फिर डिस्ट्रक्टिव एम्बार्किंग ऑन इम्पॉसिबल पॉलिसीज, जो कि पॉलिटिकल मशीन को ख़राब करेगा। किसी भी तरह का डायरेक्शनलेस जो इलेक्टोरेट है वो सारा सिस्टम फिर ख़राब हो जाएगा। लॉर्ड ब्राइस की अगर बात देखें तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इनेविटेबल। इनेविटेबल मीन्स ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। नो फ्री कंट्री हैज़ बिन विदाउट देम। कोई भी ऐसा आज़ाद देश इनके बिना काम नहीं कर रहा है। नो वन हैज़ शोन हाउ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स कुड वर्क विदाउट देम। किसी भी जगह आप देखिए, चाहे गिनती कम हो सकती है, पार्टीज 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, लेकिन पार्टीज ज़रूर हैं। कोई भी सरकार जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की, वो पार्टीज़ के बिना काम नहीं कर पाती हैं। दे ब्रिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस ऑफ ए मल्टीट्यूड ऑफ वोटर्स। और आप देखिए बहुत सारे वोटर्स हैं, उनके अलग अलग से विचार हो सकते हैं, सबकी अलग अलग डिमांड्स मांगे हो सकती हैं। ऐसी क्योस की सिचुएशन में ऑर्डरफुल काम करना, ऑर्डर के साथ काम करना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है एक फंक्शन है, उनकी एक खासियत है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कि फीचर नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, अगर इंडिया में देखें तो सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ये बात कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से। तो लोगों ने पहले जो है अपने आप को एक कोई किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई है उसको इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना बड़ा ही सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है। अगर हम 1988 की कुछ अमेंडमेंट देखते हैं, अमेंडमेंट हुई कौन से एक्ट में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में, जिसमें मैंडेटरी किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर तो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उसको 60 दिन के अंदर, पहले इलेक्शन से 60 दिन के, या जिस दिन वो बनी उस दिन से 60 दिनों के अंदर अंदर उसको जो है अपना सारा ब्यौरा, पार्टी ऑफिस बियरर्स और कौन कौन रहेगा उसके, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स अबाउट, सारा एक कॉन्सेप्ट नोट टाइप बना के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जो कोई नई पार्टी बनती है वो उसको रजिस्टर करना पड़ता है। 30 दिन का समय उसको मिलता है कि वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी अर्जी दे सकते हैं। तो उस अर्जी में वो सारा कॉन्सेप्ट नोट एंड एवरीथिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन को बताते हैं। और जब तक ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन इस पार्टी को एक लीगल रिकॉग्निशन देते हैं और उनको सिंबल्स भी अलॉट करते हैं। तो ये रहती है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड अगर बात करें तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इनका जिक्र नहीं है, बट दीज आर रेफर्ड टू एज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देयर शैल बी पॉलिटिकल, इट इज nowhere in the constitution it is mentioned that there shall be political parties। कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी का प्रतीक हैं, एसेंस हैं। अगर हम इसको देखें तो फिर ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है? तो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें एक राइट देता है लोगों को टू फॉर्म द एसोसिएशन। हमने पिछले डेफिनेशन में पढ़ा, इट इज़ एन एसोसिएशन जो है रिकॉग्नाइज्ड इन द सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल्स। तो एसोसिएशन जो है ये एक हमें अधिकार मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये माना गया कि पार्टीज जो हैं दे आर ए फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप को जो है पार्टीज को जस्टिफिकेशन लेने के लिए दीज आर फॉर्म्ड एज एन एसोसिएशन। तो ये उसका एक मेंशन हो सकता है। कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 19, राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन। थर्ड इसका अगर हम देखें तो हमारे पास जो है रिकॉग्निशन के बाद 3 तरह की पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है इलेक्शन कमीशन। उसमें सबसे पहले होता है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। आज की डेट में एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारे पास 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और ये कम घटती और बढ़ती रहती हैं क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है। आप एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया समझते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि या तो 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन द जनरल इलेक्शन
या तो स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन और साथ में जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के लिए होती है, 4 से ज़्यादा स्टेटों में जो कुल मिला के इकट्ठे 6% टोटल जो वैलिड वोट्स जितने वोट डले उसका 6% जो है एक अगर पार्टी को मिलते हैं, और उसके साथ साथ 4 लोकसभा की सीटें जो हैं फ्रॉम एनी स्टेट, और चाहे वो एक स्टेट में भी आ सकती हैं, चाहे वो 4 स्टेटों या उससे ज़्यादा स्टेटों में, टोटल कुल मिला के 4 सीटें लोकसभा की और 6% वैलिड वोट 4 और ज़्यादा स्टेटों में। तो ये उसका एक क्राइटेरिया रहता है। सेकंड उसको या और डाल के सेकंड क्राइटेरिया इज इट विंस एट लीस्ट 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, या 543 में से जो 11 सीटें, मतलब 2% जो होती हैं वो 11 सीटें होती हैं लोकसभा की, वो 3 अलग अलग स्टेटों में से 11 सीटें कुल आनी चाहिए जो है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। या एक तीसरा क्राइटेरिया रहता है कि इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी ने मिनिमम ऑफ 4 स्टेट, या फिर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनने के लिए उसको कम से कम 4 स्टेटों में वो स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। अब आगे चल के पढ़ेंगे कि स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, कि व्हाट आर द स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, उसको भी रजिस्टर करने के लिए या उसका भी ये टैग लेने के लिए हम बात करेंगे कि अ पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ए पार्टी दैट गेट्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट इन ए जनरल इलेक्शन ईदर टू लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो 6% वैलिड वोट्स जो हैं किसी स्टेट की जनरल इलेक्शन में, या लोकसभा की इलेक्शन हुई उसको, या फिर उस वहाँ की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उस इलेक्शन में, उसको 6% वैलिड वोट मिलते हैं। और उसके साथ साथ 2 सीटें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट में अगर वो पार्टी 2 सीटें निकालती है लेजिस्लेटिव असेंबली में से, तो उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या सेकेंडली अगर बात करें कि इट विंस 3% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, या फिर 3% जो उस असेंबली की सीटें हैं, मान लो अगर किसी असेंबली की 100 सीटें हैं, तो 100 में से 3% मीन्स 3 सीटें जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी कोई पार्टी अगर जीतती है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या थर्ड कंडीशन एक और है कि लोकसभा इलेक्शन में पार्टी को एक सीट, हर 25 सीटों में से एक सीट अगर निकालती है, 25 सीटों लोकसभा के जो है इक्वलेंट अगर एक सीट जो है वो पार्टी निकालती है, तो उसको लोकसभा इलेक्शन में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या फिर चौथी एक कंडीशन और है कि पार्टी जो है 6% टोटल वैलिड वोट्स जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो स्टेट में जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं, हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 6% ऑफ द टोटल वोट कुल मिला के अगर उनको पड़ते हैं, और एक सीट भी अगर वो जीतते हैं उनमें से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब की 13 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में से कुल मिला के अगर किसी पार्टी को 6% टोटल वैलिड वोट मिलते हैं और एक सीट जीतती है, तो उस पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो ये हमारे पास उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। तीसरी रिकॉग्निशन जो है वो इलेक्शन कमीशन जो देता है, वो देता है एक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं। वो कौन सी होती हैं कि कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं, कुछ 2500-2600 के करीब जो है अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको इलेक्शन लड़ने का तो अधिकार होता है, और हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। उनके पास कोई रिज़र्व्ड इलेक्शन सिंबल नहीं रहता है, रादर इलेक्शन के टाइम पे उनको अलग-अलग, जब जब भी इलेक्शन होती है तो उनको अलग-अलग सिंबल्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे कम्पीट विद ईच अदर टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। हमारे पास अभी 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, 58 जो हैं वो स्टेट पार्टीज़ हैं, और 2763 जो हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मैंने बताया कि अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ वो होती हैं कि जिनके पास कोई अपना पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, इलेक्शन लड़ सकती हैं, हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन उनका जो सिंबल है वो अलॉटमेंट उसको हर इलेक्शन से पहले अलग अलग एज पर इलेक्शन कमीशन डिस्क्रिशन उनको दिया जाता है। अगर और बात करें फीचर्स में, तो डोमिनेंट पोजीशन ऑफ वन पार्टी, जब से देश आज़ाद हुआ है 1967 तक, और या फिर अगर बात करें तो 1980 से 1989 तक का ये जो टाइम पीरियड था, तो उस समय के दौरान कांग्रेस पार्टी की जो एक पोजीशन थी, डोमिनेंट पोजीशन, चाहे वो सेंटर में या स्टेटों में, हम उसको कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि कांग्रेस सिस्टम क्या होता है। तो
जो कांग्रेस पार्टी का पहले 20 सालों में जो कंटिन्यूअस रूल था, वेयर देयर वाज नो वन टू चैलेंज द माइट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एट द सेंटर और इन द स्टेट लेवल, उसको हम बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम। फिर 1989 से 2014 का जो टाइम पीरियड था वो एक कोलिशन गवर्नमेंट्स का एरा था। लेकिन दोबारा से जब 2014 में बीजेपी जो है पावर में आती है सिंगल हैंडेडली अपने दम पर, तो उसमें फिर हम थर्ड डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी जब दोबारा से बैक आया तो उसको हम एक बार फिर से बोलते हैं कि डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। और बहुत सारी स्टेटों में भी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेटों में भी बीजेपी कहीं ना कहीं, चाहे वो उस रीजनल गवर्नमेंट स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल के सरकार में कोलिशन बना के एक सरकार जरूर बनाई है। कभी कभी वो खुद ही कहते हैं इसको कि डबल इंजन गवर्नमेंट, कि बीजेपी हैज़ बीन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल्स विद इन कोलिशन विद द रीजनल पार्टीज ऑफ दैट स्टेट। तो डोमिनेंट पोजीशन ऑफ वन पार्टी, ये अभी भी ये एरा चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो इसको योगेंद्र यादव जी ने सर ने बड़ा अच्छा इसको इलेबोरेट करके बताया है कि इट इज़ अ फोर्थ पार्टी सिस्टम, हाउ इट इज़ अ फोर्थ पार्टी सिस्टम। इसके बारे में भी एक अलग से हम वीडियो बना के चर्चा करेंगे। देन लैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, हमने देखा 2014 से लेके 2024 तक देयर वाज नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास एक पर्टिकुलर जो वोट उनको पड़े वो नहीं थे, जिसकी वजह से देयर वाज नो पर्सन, वन पर्सन एज ए लीडर ऑफ ओपोजिशन। क्योंकि ओपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सरकार को कंट्रोल करना या उसको क्रिटिसाइज करना। एक ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन या स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2014 से 24 तक मैं फिर से बताऊं कि ओपोजिशन बहुत वीक थी, स्कैटर्ड थी। दे बहुत सी नेशनल और रीजनल पार्टीज जो महागठबंधन बनाकर they were playing the role of the opposition, but sometimes on various issues they were not united। जबकि आर्टिकल 370 रिवोकेशन का जब मामला आया तो बहुत सारी पार्टीज जो ओपोजिशन का रोल प्ले कर रही थी, महागठबंधन का हिस्सा थी, उन्होंने प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट का साथ दिया। तो उस वजह से ओपोजिशन वीक हो जाती कई बार मुद्दों को लेके। और अगर हम देखें कि 2024 इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीटें ली, जो बहुत ही उनके लिए बहुत खुशी का विषय इसलिए था क्योंकि उनको अब लीडर ऑफ ओपोजिशन की जो जगह सरकार में मिलने जा रही थी। और उन्होंने राहुल गांधी जी जो हैं वो लीडर ऑफ ओपोजिशन का दर्जा अभी उनके पास उनको मिला हुआ है। तो अभी हम इस वीडियो में जो है हमने अभी तक क्या देखा कि एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है, कारण क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जस्टिफिकेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमने फीचर्स या नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, क्या क्राइटेरिया है, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ पे, डोमिनेंट पोजीशन है वन पार्टी की, यहाँ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। लेकिन अभी 2024 के बाद हमारे पास कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो नेता प्रतिपक्ष पक्ष के रूप में उन्होंने जो है वो बने हैं। तो यहाँ तक हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे अगले का पार्ट जो है वो पार्ट 2, नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Hello students, if you are new to this channel, kindly do not forget to like, subscribe and share this channel, and also do not forget to press the bell icon. Thank you.